हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फायरमैन मद्य निषेध एवं उत्पाद पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें हमने सेलेक्ट किया है जीके जीएस में हिंदी के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ का अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इजी वे में रीड कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा रहा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है ये क्या होती है, तो ये आपका कोशिका होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछे जा रहे हैं, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सही नहीं यहाँ पर आपको छांटना है, इसलिए आपको सारा ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ना है। ऑप्शन 1 की बात करें तो कोशिका के आकार और अमाप जो है विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है, ये आपका यहाँ पर सही दिया हुआ है, लेकिन हमें गलत छांटना है। ऑप्शन यहाँ पर बी की बात करें तो कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका के आकार जो होते हैं ये अलग अलग आपका हो सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें कि प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल करेक्ट है कि निष्पादन की क्षमता अपनी अपनी होती है। ऑप्शन डी की बात करें तो सभी ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और आपको यहाँ पर यही छांटना है कि कौन सा यहाँ पर आपको जो है गलत दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर गलत दिया होगी सभी ऊतक में एक ही प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती थी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। तो फाइनली अगर करेक्ट आंसर की हम लोग बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका प्रश्न रिपीट किया गया है, पिछला सेट में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया था ये साइंस स्पेशल मैंने कवर किया था, लेकिन ये देखिए आपको प्रैक्टिस सेट में जो है इंक्लूड इसको किया गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ भी लेना और साथ में आपको डेली क्लास को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में सभी प्रकार के प्रश्नों से आपका रूबरू होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बात करें तो इसको मैंने पहले बताया, तो प्रैक्टिस सेट में भी इसको कवर किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टेड प्रश्नों को मैं जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करें आपका क्लोरोप्लास्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये आपका सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है, लेकिन किंतु जंतु कोशिका में ये आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपका नहीं पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका जो प्राथमिक कार्य होता है ये आपको यहाँ पर बताना है कि इसका प्राथमिक कार्य आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आरएनए की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो प्राथमिक कार्य होता है ये आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन को जो संश्लेषण करने का कार्य करती है आपका आरएनए के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा रहा है राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम बताइए कि क्या होते हैं, डीएनए होता है या प्रोटीन होता है या आपका आरएनए होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि राइबोसोम आपका क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार का आपका आरएनए होता है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नियंत्रण का केंद्र होता है, यानी कोशिका नियंत्रण का नियंत्रण केंद्र कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग ये बात करें कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका केंद्रक हो जाएगा, सीधा यहाँ पर आपको याद रखना है कोशिका का जो नियंत्रण करने का जो केंद्र होता है ये आपका केंद्रक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है टीका का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रश्न आपका बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस सेट में भी कवर किया गया है। तो यहाँ पर बात करें कि टीका का जो आविष्कार किया है इस किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो लुई पास्चर की बात करें तो रेबीज का टीका का जो खोज किया गया था लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अच्छा, जो रेबीज होता है ये एक बीमारी है, किसके काटने से होता है, तो ये आपका जो कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, जिसमें की बात करें तो लुई पास्चर के द्वारा आपका रेबीज के टीके की खोज किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में कि मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो देखिए फिल्ट्रेट जो करने का कार्य करता है ये गुर्दा के द्वारा किया जाता है, जिसे हम किडनी बोलते हैं। किडनी जो है ये आपका 2 पाया जाता है, यानी एक जोड़ा आपका किडनी पाया जाता है।
यहाँ पर बात करें किडनी में बहुत सारे जो है धागेनुमा आकृति पाई जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर फिल्ट्रेशन जो है ये आपका 24 घंटा लगातार होती रहती है। तो यहाँ पर बात करें कि मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर गुर्दा हो जाएगा, जिसको हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। यही फिल्ट्रेट करने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि अगर हम लोग गुर्दा अगर यदि कार्य करना बंद कर देता है तो वैसे स्थिति में डायलिसिस नामक एक मशीन होता है जिसको हम लोग हेमोडायलिसिस बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि उसको लगाया जाता है बॉडी में, और वो क्या करता है कि खून को फिर फिल्ट्रेट करने का कार्य करती है हेमोडायलिसिस के द्वारा। जब गुर्दा कार्य करना बंद कर दिया जाता है या फिर गुर्दा में किसी प्रकार की समस्याएं होती है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रासायनिक कारखाना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मानव शरीर के किस अंग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यकृत को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात किया जाए तो ये आपका यकृत ही होता है। यकृत देखिए किसी प्रकार का अगर विषैले पदार्थ का सेवन किया जाता है तो यकृत जो होता है ये आपका जो है क्या करता है, उसको विषैलाहीन बनाने का कार्य करती है। लेकिन ये काफ़ी मात्रा में अगर आप मान लेते हैं कि बड़े बड़े आप जैसे कि जहर होता है, टॉक्सिक होता है, उसको अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तब ये क्या होता है कि ये जो असमर्थ हो जाते हैं तब ये विषहीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका दायित्व रहता है कि उसको विषहीन बना देना। तो ये जो मुख्य रूप से कार्य किया जाता है यकृत के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है। तो सिंपल सी बात है, पक्षी विज्ञान ये आपका पक्षी का ही अध्ययन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अध्ययन से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अध्ययन से रिलेटेड, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पक्षी विज्ञान को क्या कहते हैं, कीट विज्ञान को क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में, ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पर आपको बताना है कि ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये आपका सपना का अध्ययन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। सपना का जो अध्ययन होता है ये आपका ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मानव का जो अध्ययन किया जाता है ये होमोसेपियंस कहलाता है। इसका अध्ययन ही होमोसेपियंस कहता है, यानी वैज्ञानिक नाम उसका होमोसेपियंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है 13 नंबर में, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, ये आपको पर पूछा है। तो बताइए कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो ये आपका जहर का अध्ययन होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 14 नंबर में पूछा रहा है, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका है कि नेफ्रोलॉजी होता है यानी कि एक प्रकार का अध्ययन है। जैसे लॉजी लगा दिया तो ये आपका अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है। तो नेफ्रोलॉजी जो है इसका जो अध्ययन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि गुर्दा में जो होता है नेफ्रॉन उसमें रहता है, नेफ्रॉन उसमें रहता है, इसलिए नेफ्रोलॉजी आपको याद रखना कि नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत जो है गुर्दा का अध्ययन किया जाता है, इट मीन्स किडनी का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 15 नंबर में, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। तो पसीने वाली ग्रंथियों की बात करें तो ये मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होती है। त्वचा में क्या होता है कि छिद्र पाए जाते हैं। तो छिद्र पाए जाने का जो है छिद्र जो पाया जाता है उसी में क्या रहता है कि यहाँ पर आपका इन्वॉल्व रहता है कौन सी ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथि है, जो पसीने को पहुंचाने का यानी कि बाहर निकालने का कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। त्वचा में एक होता है आपका मेलानिक अम्ल होता है। तो जो मेलानिन जो पाया जाता है ये त्वचा में पाया जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति के अलग अलग रंग पाए जाते हैं। किसके कारण से, मेलानिन के कारण से। और त्वचा जो होता है ये आपका 3 परत से घिरा हुआ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। तो बताइए कि शरीर का कौन सा अंग खून का शुद्धिकरण करता है। तो अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि ये गुर्दा करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो देखिए मानव मस्तिष्क की वजन की बात करें तो ये देखिए कुल जो बॉडी होता है उसका ये 2% होता है मानव मस्तिष्क का वजन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का जो बॉडी जो वेट होता है यानी कि बॉडी जो होता है उसके भार के हिसाब से क्या होता है कि उसमें जो है 2% आपका ये मानव का मस्तिष्क का वजन होता है। चाहे तो आप जो प्रैक्टिकल के तौर पर निकाल भी सकते हो इसको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर में, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव हृदय में अगर हम लोग कक्षों की संख्या की बात करें तो इसमें आपका 4 पाया जाता है। एक होता है आपका दायां निलय, बायां निलय, और आपका होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, यानी कहने का मतलब है कि 4 पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे कि पक्षी में ले लेते हैं, तो पक्षी में आपका 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है, यानी 3 चैम्बर पाया जाता है। वही मछली की बात करें तो मछली में 2 पाया जाता है, और मानव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें 4 चैम्बर आपका पाए जाते हैं। तो इतने चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना जो बराबर आपका रिपीट किया जाता है। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें आपका 4 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग मेढक की बात करें तो मेढक में भी आपका 3 चैम्बर पाए जाते हैं। अक्सर आपको याद रखना है कि जो भी आपका जैसे कि मान लेते हैं कि जीव जंतु जो भी आपका जैसे कि ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, जो कि आपका क्या हो सकता है कि जो कि जल में रह सकता है, और जल के आपका बाहर भी रह सकता है, जमीन के अंदर रह सकता है, पानी में रह सकता है, तीनों जगह रह सकता है। इसमें क्या होता है कि 3 प्रकोष्ठ अक्सर पाए जाते हैं। अगर आपको ऐसा याद रहे, जो कि जल के अंदर भी रह सकता है और पानी के अंदर रह सकता है, सॉरी जल के अंदर रह सकता है, मिट्टी के अंदर रह सकता है और थल पर भी रह सकता है, इसमें अक्सर 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, इसके अलावा जो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जंतु है जो कि बॉडी से सांस ले सकता है। जैसे कि मेढक है, वो क्या करता है कि अपनी त्वचा से ही सांस ले लेती है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। ये आपको पूछा भी गया था कि कौन सा इसमें जंतु है निम्नलिखित में से जो क्या करता है कि बॉडी से सांस लेता है, यानी कि वो जो त्वचा से सांस लेती है। तो आपका मेढक हो जाएगा। मेढक आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में मौजूद होने वाला मुख्य घटक कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि प्रमुख जो यहाँ पर आपका जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं इसका अयस्क। तो कांच में जो प्रमुख रूप से इसमें जो प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है, इसमें किस चीज़ का किया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से सिलिका का किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर 20 नंबर में पूछा रहा है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, बताइए। तो देखिए, कांच की सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो ये आपका सिलिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आपको पूछा जाता है, जो कि पूछा भी गया था कि कांच पर जो लिखा जाता है ये किसके थ्रू लिखा जाता है। तो याद रखना है कि HF एक होता है आपका अम्ल टाइप का होता है। इसी से क्या होता है कि कांच पर लिखा जाता है। जो कांच पर लिखने वाला जो पेंटिंग वगैरह होता है, इसमें आपका HF मिला हुआ रहता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको अटेम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट की बात करें तो हम लोग को पूछा आ रहा है 21 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उर्वरक नहीं है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रासायनिक उर्वरक की बात करें, ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया अमोनियम सल्फेट, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक नहीं होते। यूरिया की बात करें तो यूरिया भी आपका किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। वही अमोनिया की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट जो है, ये भी आपका किसी प्रकार का जो है उर्वरक नहीं होता है। लेकिन सुपर फास्फेट की बात करें तो ये आपका क्या होता है कि ये जो है उर्वरक होता है। जैसे कि फास्फोरस वगैरह हम लोग क्या करते हैं, खेत में जो बोते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, इंडिका का लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, हम लोग इंडिका की बात करें कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो बताइए कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा भारत को। तो ये किया गया था टोटल 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि चीनी यात्री हेनसांग जो थे, ये जो है बिहार जो आए थे नालंदा, ये क्यों आए थे। तो इसलिए आए थे, ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि चीनी यात्री थे। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ ये बात कर ले कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया, तो ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो इसका स्थापना जो किया गया था, ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो आपका धर्मपाल के द्वारा किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थित है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है 25 नंबर में, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक ये धर्मपाल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि ककोलत जलप्रपात जो ये बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और बिहार से रिलेटेड आपको मैंने जो है 5 से 6 प्रश्न ये अलग से मैंने सेलेक्ट किया है, ताकि आपको बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आपका अभी तक पूछा गया है और साथ में जो भी आपका संभावित होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात जो बिहार की नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 27 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि बिहार के जो सबसे पूर्वी भाग में स्थित जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो याद रखना है कि ये आपका जो है करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका कटिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो बिहार में स्थित झील की बात करती है आपका अनुपम झील जो है ये आपके बिहार में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है 29 नंबर में बिहार का अधिकतर क्षेत्र आच्छादित है। तो देखिए बिहार के अधिकतर अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें आच्छादित है, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, यानी किस क्षेत्र से आच्छादित है, पहाड़ी मिट्टी से या फिर कछारी मिट्टी से या रेगुलर मिट्टी से या तराई मिट्टी से। यहाँ पर आपको बताना आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका कछारी मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी आपका पाई जाती है। और बिहार का अधिकतर क्षेत्र जो आच्छादित है ये आपका जो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 30 नंबर में कि भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दृष्टि से बिहार का स्थान क्या ही आपको पर पूछा रहा है। तो भारत के राज्यों में अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग कि न्यूनतम दृष्टि से, यानी कि न्यूनतम दृष्टि से यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बिहार का जो स्थान है ये कितने नंबर पर है, तो ये आपको प्रथम स्थान पर है, क्योंकि बिहार का साक्षरता दर जो ये सबसे कम है। और वही हम लोग सबसे अधिक की बात करें तो ये आपका हो जाएगा केरल। केरल का जो साक्षरता दर ये सबसे अधिक है और बिहार का सबसे कम है। बिहार की जनसंख्या की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ये आपका बिहार है, लेकिन सबसे अधिक आबादी की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि सबसे जो बड़ा जो स्टेट है ये आपका हो जाएगा फिर राजस्थान हो जाएगा। और सबसे अगर कम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये आपका बिहार हो जाएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है, लेकिन वही गोवा की बात करें तो गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है। तो इतने चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए जितना आज पर लेकर कहते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और प्रैक्टिस सेट आपका जो भी आया है नया भी उन सभी को मैं जो यहाँ पर आपको कवर करूंगा। इसके अलावा जितना भी मैंने आपको कंटेंट पहले दिया वो सारा आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग इजी में रीड कर सकते हो। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो का अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी तक नहीं पहुंच रहा है। तो नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप बेल जो घंटी आपको दिखता है सब्सक्राइब करने के बाद उसको आपको प्रेस करना है। तो इतना ही आज क्लास में लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू गॉड।